हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सेल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम आज जो टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे वो है हमारा ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, ये इन सब चीज़ों के लिए। चलिए आइए अपने पीपीटीज के थ्रू आउट पढ़ते हैं चीज़ों को। देखते हैं हमारे पास में ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले यहां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑस्मोसिस इज नॉट द ओनली मेथड फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। आपको याद होगा मैंने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो सेल मेम्ब्रेन के टाइम पर मैंने आपको पढ़ाया था कि सेल मेम्ब्रेन के का काम क्या होता है, रेगुलेट करना एंट्री और एग्जिट को। वो बाहर से कुछ सब्सटेंस को अंदर डालती है, आने देती है, अलाउड करती है, अंदर से कुछ सब्सटेंस को बाहर जाने देती है। तो यहां पर भी उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया है, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के नहीं, आगे क्या देखते हैं, इन एंड आउट ऑफ द सेल विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी। वो सिर्फ एक मेथड नहीं है कि जो इन और आउट करता है और एनर्जी को खर्च नहीं करता। इसके अलावा और क्या है, देर आर मैनी मोर प्रोसेस कॉल्ड एज, क्या क्या है, द फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन, द टेकिंग ऑफ इन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द बॉडी एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी। ये जो प्रोसेस हो रहा है मानव शरीर के अंदर में भी, अगर आप देखेंगे या लंग्स का एक डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इस तरह का जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला, वो भी यहाँ होता है। हालांकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट प्रीव्यू तीनों का दे दिया था कि जब कभी भी वाटर लाइक सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है तो हम उसको ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। अगर कभी भी गैसेस लाइक सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है तो हम उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और अगर कभी भी फूड मटेरियल यानी सॉलिड पार्टिकल्स का अगर एक्सचेंज होता है तो हम उसको साइटोसिस कैटेगरी में रख देते हैं। पर साइटोसिस को या साइड रख देते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो बेसिक लर्निंग है आपके स्टैंडर्ड की, वो सभी की सभी इसमें कवर हो जाएगी। चलिए आइए और आगे देखते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन का जो क्या हो रहा है, टेकिंग इन हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ CO2 का बाहर निकलना, ये प्रोसेस भी क्या है, सारा का सारा ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। अब डिफ्यूजन भी कहाँ होता है, जो लंग्स है, इन लंग्स के अंदर में भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है यहाँ, तो ये भी डिफ्यूजन के द्वारा ही होती है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर लिखा हुआ है, देन हाउ इज द ऑस्मोसिस डिफरेंट फ्रॉम द डिफ्यूजन। अब यार डिफरेंस देखते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए यहां ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में जानकारी आपको इन पॉइंट्सों के थ्रू आउट मिल जाएगी। इट अकर्स इन एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम में अकर करता है। इट रिक्वायर्स लिक्विड मीडियम। ऑस्मोसिस के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड मीडियम चाहिए होता है। वाटर या वाटर के अंदर में सॉल्व होकर, सॉल्यूट होकर वो क्या करते हैं, अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये किसी भी मीडियम में हो जाता है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स हैं, वो कैसे भी अंदर बाहर आ जा सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अंदर जाते हैं, इंडिपेंडेंटली अंदर बाहर आते हैं। द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ साइटोसिस को मैंने हटाकर आपको यहाँ पर राह को आसान कर दिया है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स, जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स है वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ मूवमेंट जो होती है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की होती है। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं। सॉल्यूशन एक मिक्सचर को बोलते हैं जिसके अंदर में क्या होता है, सॉल्यूट मिलने वाला, सॉल्वेंट अपने अंदर मिलाने वाला होता है। तो यानी अगर मैंने आपको एग्जांपल दूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो अगर आप नींबू पानी बना रहे हैं तो नींबू की आपने क्या किया, लेमन जूस की कुछ ड्रॉपलेट्स को वाटर में डाला, तो यहाँ वाटर ने अलाउड किया था अपने अंदर मिक्स होने के लिए लेमन जूस को, उसके ड्रॉपलेट्स को। तो जो नींबू का जो रस है वो यहां पर किसका काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा, और वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। तो यहां पर अब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में अगर आप समझ चुके हैं, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही लेकर जाते हैं अपने साथ, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही लेकर आते हैं। यहां पर ये किसी भी स्टेट में चले जाते हैं और आ जाते हैं। यानी इसी का एक्सटेंडेड पार्ट ये रहा कि इसने कहा था कि एंट्री जो होगी, एग्जिट जो होगी, रेगुलेशन जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। यहां पर किसी भी स्टेट में, किसी भी मीडियम में हो रहा है। आगे आप देखेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। यानी ये कहना चाहता है कि जब कभी भी आप डिफ्यूजन करेंगे तो डिफ्यूजन करते समय ऑस्मोसिस के लिए, के रेगुलेशन के लिए मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। यहां पर उस मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है। आगे आएंगे।
आगे देखेंगे द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, वो फ्लेक्सिबल होती है, लचीलापन उसके अंदर में होता है। तो यहाँ पर उसी लचीलेपन का क्या है, एक फायदा और मिलता है कि वो फूड को इनगल्फ कर लेती है अदर मटेरियल्स को बाहरी आवरण से। यानी वो बाहरी आवरण में अगर कोई फूड मटेरियल है तो कुछ जीव ऐसे होते हैं, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं अमीबा का, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो सिंगल सेल के बने होते हैं, उनको उसी सेल से वो क्या करते हैं कि बाहर से सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एग्जिट करवाते हैं और अंदर और बाकी की सारी प्रोसेसिंग वो अकेले ही करते हैं, सिंगल सेल यानी एक कोशिकीय जीव। तो यहां पर अगर एक कोशिकीय जीव को सब कुछ करना पड़ रहा है, एक्सक्रीशन भी उसी सेल से करना है, इनटेक भी उसी सेल से करना है, तो वो एक प्रोसेस को यूज करते हैं यहां पर। वो डिफ्यूजन का एडवांस पार्ट, द सेल ऑफ अमीबा एनगल्फ फूड फ्रॉम द सराउंडिंग। देखो अब अमीबा का जो सेल होता है वो फूड को बाहर से एनगल्फ करता है इसी मेम्ब्रेन के थ्रू आउट, सॉलिड पार्टिकल्स के थ्रू आउट सराउंडिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। आ गया ना साइटोसिस। सॉलिड पार्टिकल्स का जब मैंने आपको बताया था कि सॉलिड पार्टिकल्स जब कभी भी एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो उसको हम साइटोसिस कैटेगरी में रख देते हैं। अंदर आना एंडोसाइटोसिस और बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस हो गया। यहां पर उसी के बारे में आपको बताया गया है। आगे आएंगे इनसाइड द सेल एंडोसाइटोसिस में। अब आगे देखिए, और दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, पर इस प्रोसेस में क्या चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आगे द सेल थ्रोज आउट वेस्ट एंड अदर सीक्रेशन। कभी कभी सेल को जो जिन लिक्विड्स की सीक्रेशंस की जरूरत नहीं होती है, जिस वेस्ट की जरूरत नहीं होती है, वो उसको भी क्या करते हैं, थ्रो आउट करते हैं। तो यहां देखेंगे हम लोग जैसे कि सेल्स के पास में कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं। अब इन वेस्ट मटेरियल्स के साथ में वो लोग क्या करेंगे, इनको CO2 हो गया, बॉडी के बाहर जाएगा, थ्रो आउट होगा। तो थ्रो आउट किया इन मटेरियल्स को, सीक्रेशंस को। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। जब वो वेस्ट को अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू आउट बाहर करते हैं तो उसको उन्होंने साइटोसिस बोल दिया। कौन सा वाला, एक्सो वाला। इस तरह से आपको ये भी क्लियर हो गया कि लिक्विड मटेरियल्स का जब कभी भी रेगुलेशन होता है तो मेम्ब्रेन के थ्रू आउट होता है और उसको हम ऑस्मोसिस बोल दिया करते हैं। अंदर जाना एंडो ऑस्मोसिस, बाहर आना एक्सो ऑस्मोसिस, इस तरह से। फिर उसके बाद में गैसेस पार्टिकल या किसी भी मीडियम के कोई भी पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड और गैस का जब एक्सचेंज होता है तो उसको हम डिफ्यूजन बोल दिया करते हैं। या सॉलिड पार्टिकल्स का जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हमने साइटोसिस बोल दिया। आप आगे फिर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा साइटोसिस यानी आउटसाइड द सेल। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, यानी साइटोसिस के दोनों प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से आपने क्या किया, सेल का जो मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस और साइटोसिस का रोल प्ले, साइटोसिस का इंपॉर्टेंस, सब कुछ इस वीडियो में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। बेटा कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।